कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे ही चल रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं होती तो क्या कैसे करते हैं? पहले के जमाने मतलब तुमसे 2 साल पहले हाँ बुरी आदत। इससे क्या है, एक बार में कंसंट्रेशन से नहीं सुनते हो और एक्सप्रेस क्या नहीं ये ऐसा क्या हो जाएगा, m d2x by dt square plus b dx by dt plus kx equal to f naught cos omega t। ये क्या होता है जी? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्स ऑसिलेटर। देखो ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स। तो बेसिकली ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 2 पाई अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। कुछ समझने का है? दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन। एक ऐसा फोर्स लग रहा है उसको ये बोलते हैं, नहीं मतलब क्या है, एक स्प्रिंग फोर्स के जैसा फोर्स भी लग रहा है, एक डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है, और एक साथ में क्या लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है जो कि खुद साइन के तरीके से ऑसिलेट करता है। साइन या कोसाइन एक ही बात है, उसकी खुद की ऑसिलेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा डी डिवाइडेड बाय उस फोर्स का खुद का कुछ एम्पलीट्यूड, वो कितना है, एफ नॉट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो रिजल्टेंट एक्स की वैल्यू क्या आती है, वो आती है a sin ओमेगा t इंटू t प्लस है ना। और इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, if p is very small, अगर b कैसा हो गया बेटे, बहुत छोटा हो गया, डैम्पिंग कांस्टेंट अगर बहुत, तो जो इसका एम्पलीट्यूड आता है वो आ जाता है एफ नॉट अपॉन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी का। वो उसको क्या है, उसके ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने दे। एक्सटर्नल फोर्स क्या ने क्या कर लिया, जैसे डैम्पिंग की वजह से कम होता जा रहा है, तो उसने क्या किया, फिर से उसको रखा, फिर से उसको। जैसे मान लो क्या है, एक बच्चा झूला झूल रहा है और पीछे से लगा था, तो वी आर मेंटेनिंग कांस्टेंट, समझ रहे हैं? तो ड्राइविंग फोर्स है ना, तो वो एसएचएम का इक्वेशन, क्योंकि एसएचएम में इक्वेशन तो x = a sin, और साइन और कॉस को कन्वर्ट कर सकते हो ना। बट वो f नेट है ना, तो वो न्यूटन में होगा। अरे फोर मतलब
फोर्स एसएचएम तो किसको कहते हैं, जब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो बोल सकते हैं ना फोर्स साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, यस नहीं, और एसएचएम में फोर्स भी ऐसा ही होता है। एसएचएम क्या होता है, फोर्स माइनस के एक्स होता है कि नहीं, और तुम बोल रहे हो एक्स क्या होता है, तो ये भी तो ऐसा ही हो गया ना, के को कुछ और कांस्टेंट, एसएचएम में भी तो फोर्स ऐसे ही वेरी करता है, नहीं करता। फोर्स मतलब ऑसिलेशन पहले तो कर रहा था, बट अभी मतलब वो एसएचएम करने लगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, कोई फोर्स तो फोर्स ऑसिलेट भाई, एसएचएम में तो हम क्या लिख देते हैं, नेट फोर्स सिर्फ इतना होता, तो हम उसको बोल देते क्या हो रहा है, एसएचएम। एसएचएम की कंडीशन तो ये होती है, नेट फोर्स इतना हो जाए, है ना। ये क्या है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, उसमें हमने बी की वैल्यू को क्या रखा हुआ है, बहुत कम रखा हुआ है, तब जाकर के ये एम्पलीट्यूड इसका है ना। इसमें अगर मैं एम्पलीट्यूड वेरिएशन वर्सेस मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ इसको आप ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। ओमेगा नॉट बेसिकली क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। देखो यहाँ पे दो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, एक तो ये मेरा सिस्टम है, इसकी कुछ खुद की ऑसिलेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी, और ये फोर्स के ऑसिलेशन की कुछ अलग फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये ओमेगा नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा डी क्या है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है, अगर ओमेगा नॉट ओमेगा डी के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्या लेते हैं, ड्राइविंग, और यहाँ पर लेते हैं रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है बेटे, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये b की कुछ वैल्यू के लिए सम b इक्वल टू b, जब डैम्पिंग कांस्टेंट कम होता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, और कम होता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट होगा। जब b 0 को अप्रोच करता है, मतलब इसको आप ऐसे समझें, जब b अप्रोच करता है किसको, 0 को, तो ग्राफ ऐसा होगा। When omega d becomes equal to omega naught, graph becomes like this. एक ऐसा लोगो देखा होगा तुमने,
इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ। तो ऊपर वाले ग्राफ में पीक लेफ्ट या राइट में शिफ्ट नहीं हो रहा है। पीक लेफ्ट या राइट शिफ्ट नहीं होता। पीक हमेशा किस पे आता है? when omega d is equal to omega naught, when your driving frequency is same as natural frequency of the system। और ये फिनोमेना कई जगह पे यूज होता है, रेडियो में यही फिनोमेना यूज होता है। जैसे लेट्स से अपन रेडियो ट्यून करते हैं, तो at any place we are receiving frequencies from all the radio stations, 92.7, 94.3, 95. सबसे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। बट द रेडियो सर्किट has its own natural frequency, and that natural frequency can also be changed. So when I tune the radio, what I do is I change the natural frequency of my radio circuit. If the natural frequency of radio circuit, when it matches with one of the frequencies of electromagnetic waves present in the surroundings, तो वो रेडियो स्टेशन जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो तो हमें तेज सुनाई और बाकी हमें सुनाई नहीं देगा। फिर हम ट्यून, हमें जो ये चैनल पसंद नहीं आ रहा, दूसरा फिर ट्यून कर रहे हैं उसको, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की फ्रीक्वेंसी और वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो हम कहते हैं कि अब इनके बीच में आपस में क्या हो गया है? रेजोनेंस हो गया। नाउ दे आर, हां तो फिर डिस्टरबेंस क्या होता है? रेडियो में डिस्टरबेंस भी होता है। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि देखो, ये तो आइडियल ग्राफ होता है। एक्चुअल में ग्राफ तो कैसा होता है? इस तरह के ग्राफ बनते हैं, हाँ। कोई डैम्पिंग तो जीरो तो आप कभी नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि your circuit catches other electromagnetic, जो एंटीना होता है ना, what is an antenna? Antenna is nothing but a simple wire that can also act as an antenna। मान लो क्या है, उस रीजन में जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपने ट्यून किया है रेडियो को, उसके आसपास की भी कोई फ्रीक्वेंसी अगर प्रेजेंट है which is not a proper broadcast voice, कुछ ऐसा ही वाइब्रेशंस हैं, तो वो भी रेडियो उसको भी रिसीव करके आवाज प्ले करेगा। या बीच में while you are transiting from one radio station frequency to the other radio station frequency, तो उसमें पे क्या होता है? दोनों का थोड़ा थोड़ा रिसीव करके वो आवाज सुनाने, कभी कभी नहीं होता, कभी इसकी आवाज आ रही है, कभी उसकी आवाज आ रही है। समझ में आएगा? तो अगर आपका जो रेडियो है उसका ग्राफ जो है वो इतना अच्छा नहीं बन रहा, मतलब दिस इज आइडियल बिहेवियर, ये हम अल्टीमेट ग्राफ चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छी आवाज आपको एक रेडियो स्टेशन की क्लियरली सुनाई देगी। जितना ब्रॉड होगा उतनी ही घटिया रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है? देखो, इस फ्रीक्वेंसी के लिए तो आउटपुट ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसकी बगल वाली फ्रीक्वेंसी के लिए भी आउटपुट ठीक ठाक आ रहा है, उससे तो कम आ रहा है, लेकिन इतना कम नहीं आ रहा कि हमारी कानों को उसकी आवाज ही ना सुनाई दे। जबकि इस वाले ग्राफ में कैसा है? इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो आउटपुट आ रहा है और इसके जस्ट बगल वाली फ्रीक्वेंसी के लिए जो आउटपुट आ रहा है, उसमें बहुत अंतर। इधर इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का आ रहा है और इधर कुछ फाइनाइट एम्पलीट्यूड, है ना। इसीलिए ध्यान दो क्या है कि रेडियो स्टेशन में सरकार क्या करती है? लाइसेंस देती है लोगों को अपना रेडियो स्टेशन चलाने का। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की ऑक्शनिंग होती है। जैसे मान लो क्या है, तुमको कोयले की खदान का ठेका लेना, भाई मैं कोयले की माइनिंग करूंगा, तो तुम क्या है, सरकार को एप्लीकेशन दोगे, भाई मेरे को ये जमीन में से कोयला निकालना।
सरकार टेंडर बुलाती है, हाँ ठीक है ये इस बार का ठेका अगले 10 सालों के लिए इसको दे, तो वो क्या है, गवर्नमेंट कहती है ये नेचुरल रिसोर्स है तो मैं इसकी कोई फीस लूंगा तुमसे। उसी तरह से जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम, वो भी एक तरह का क्या है, नेचुरल रिसोर्स। कोई कहता है सामने मेरा रेडियो स्टेशन चलाना चाहता है, चलाओ, कुछ फीस दो, लेकिन फीस का मतलब जैसे ऐसा है कि 92.7 और फिर उसके बाद अगला कौन सा आता है, 93.8 भी आता है, 93.4 आता है, 92.7 के बाद आ गया 93. तो 0.7 या कितना गैप हो गया मुझे, 0.8 का गैप। ये जो गैप है इसके बीच की भी कोई फ्रीक्वेंसी बेच दे सकता हो सकता है, वो तो पैसा चाहिए, लेकिन टेक्निकली ऐसा पॉसिबल क्योंकि हमारे पास इतने शानदार रेस्पॉन्स वाले रेडियो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है ना। तो क्या आपको एक सर्टेन मतलब एक इतना गैप तो रखना पड़ेगा दो फ्रीक्वेंसीज में कि किसी एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में इतना कंसिडरेबल ड्रॉप हो जाए कि वो दूसरा वाला जो कि हम नहीं सुनना चाहते हैं वो हमें सुनाई ना दे, सिर्फ जो सुनना चाहते हैं एक बार में एक ही सुनाई दे, है ना। तो ऐसे ये ध्यान रखना। उसी तरह से और कहां पे ये रेजोनेंस की कंडीशन का यूज होता है, जैसे जैसे ये ग्लास के कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बना हुआ, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की भी क्या होती है, कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। वो ओपेरा सिंगर के बारे में बताते हैं, वो ओपेरा सिंगर गा गा करके ग्लास तोड़ देती है, तो जब वो गाती है तो क्या करती है, साउंड वेव्स एमिट करती है। साउंड वेव में क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ड्राइविंग फोर्स, जो इसमें फोर्स लाएंगे क्या हो गया, और ये मॉलिक्यूल्स की खुद की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट, ये जो उसने आवाज एमिट करी उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर रही तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे। अब ये कोई ऐसा इलास्टिक मटेरियल तो है नहीं ये वाइब्रेट हो रहा है, टूट नहीं रहा, ये तो जरा सा ज्यादा वाइब्रेट हुआ, ब्रिटल मटेरियल है ना, उसका तो वो जो इलास्टिसिटी वाला कर्व है वो कैसा है, ब्रिटल मटेरियल कहता है, तो तुरंत टूटेगा। माइक्रोवेव में भी इसमें जब माइक्रोवेव यस, पानी की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रिज पे सोल्जर चलते तो उनको स्टेप ब्रेक करके मार्च करना होता है। हाँ क्योंकि ब्रिज टूट सकता है। डिशवॉशर में भी यूज होता है। डिशवॉशर तो पता नहीं है मैंने कैसे काम करता है, लेकिन माइक्रोवेव का पता है, माइक्रोवेव में यूज होता है, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं, तो माइक्रोवेव में भी उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है। तो क्या है, wherever there is moisture content in the food, that part of food will get heated up really quickly, है ना। जनरली हाँ, तो उसकी क्या बोलते हैं उसको, व्हील बैलेंसिंग या व्हील अलाइनमेंट ऐसा, उसको सही करने के लिए भी वो लोग यूज करते हैं। फिर जैसे अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, तो वो क्यों टूटती, क्योंकि जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं और बिल्डिंग की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो मैच करे, तो उसकी वजह से क्या है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो वो अर्थक्वेक प्रूफ जो बिल्डिंग बनाते हैं मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंसीडरेबली वो अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, उनकी मटेरियल ऐसा यूज करते हैं, अल्टीमेटली मटेरियल पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे। क्या समझ आते, देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मान लो हमने क्या किया, ये A B C D तीन पेंडुलम,
और इसको किसी पेंडुलम P के साथ मैं वाइब्रेट करवाता हूं, है ना? Which of the pendulums A, B, C or D will vibrate with maximum amplitude when it is made to oscillate with the help of pendulum P? C वाला तो क्यों? लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो क्या है, रूट जी बाई एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सिंपल पेंडुलम के लिए? रूट जी बाई एल। तो जिन दो की लेंथ मैच कर गई उन दोनों का ओमेगा भी मैच कर गया, और ओमेगा मैच कर गया तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम। बात समझ में आती है? अब देखो मैं टॉर्शनल पेंडुलम के बारे में तुम्हें बता ही देता हूँ, बस क्या एक छोटा सा फॉर्मूला है वो याद है। टॉर्शनल पेंडुलम क्या करता है, जैसे मान लो कोई वायर, उस वायर से हमने क्या किया, एक डिस्क को जोड़ दिया, एक एंड वायर का फिक्स कर दिया। अब क्या है, जब आप डिस्क को रोटेट करोगे तो ये वायर ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, इस वायर में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट एंगल होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट एंगल। तो हम लिखते हैं टॉर्क इसमें कितना है, माइनस सी थीटा, where C is called as torsional constant of wire। उसको क्या कहेंगे, torsional constant of और अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I बाई तो थ्रेड जितना पतला हो उतना ट्विस्टिंग एंगल का ऐसा तो ये बात समझ में आती है। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे डिस्क लगा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यूज कर दो, सिलेंडर लगा दिया तो सिलेंडर यूज कर दो, सबके लिए आप अलग अलग यूज कर। अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो अपन सीखेंगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैसे निकालते हैं, रोटेशनल मोशन। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या, वेव्स। वेव्स क्या होते हैं जी, व्हाट इज अ वेव? वेव्स क्या होता है, जैसे अभी तुमने रिसेंटली सुना होगा कोविड वेव, मतलब वेव कम हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये बढ़ने और कम होने का सिलसिला, मतलब कुछ लोगों को सर्टेन टाइप का इन्फेक्शन हुआ इन चाइना, इन वुहान,
फिर वैसा और नंबर ऑफ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड वो बढ़ा, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो कम हो। Such a thing happened, let's say 2 years back in Wuhan. उसके 1-2 महीने के बाद ऐसा ही यूरोप में, ऐसा ही फिर 1 महीने के बाद अमेरिका में, ऐसा ही कुछ महीने के बाद इंडिया में, है ना। और पाकिस्तान बांग्लादेश में टेस्टिंग ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला हुआ चल रहा है ना। But the point is, certain thing happens at certain place, and the same thing, same phenomena gets copied across the entire medium या entire some geographical location, सब जगह कॉपी हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद, लेकिन क्या हो गया, कुछ टाइम पे वैसे लोगों को ये प्रिडिक्शन करना है कि भाई ओमिक्रॉन आ गया, तो भाई लोगों को प्रिडिक्शन करना है इंडिया में क्या होगा, व्हेन विल इट पीक एंड ऑल दिस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं 2 महीने पहले उस कंट्री में क्या हुआ था वहां देखते हैं, जैसा वहां हुआ था वैसा ही यहाँ पे। तो फुटबॉल टीवी पे कितने लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं। तो तुमने स्टेडियम में वो जो दर्शक होते हैं स्पेक्टेटर्स, वो क्या करते हैं, एक मैक्सिकन वेव जनरेट, मैक्सिकन वेव में क्या करते हैं, वो ऐसे हाथ को खड़े होकर के ऊपर नीचे अपने फेवरेट खिलाड़ी को, अपने गुड टीम को चीयर अप करने के लिए ऐसा। उसमें क्या होता है कि एक जगह पे जो आदमी बैठा हुआ वो तो बस अपने हाथ को ऊपर नीचे हिला रहा है। जैसे कि तुमने बाकी सारे खिलाड़ियों को गायब कर दिया, या कैमरा जो है वो एक ही आदमी पे फोकस कर रहा है, तो वो ऐसा ऐसा करता हुआ दिखाई। बट लेट्स से तुमने वाइड स्क्रीन कैमरा पूरे लोगों को एक साथ देख रहे हो, तो क्या होगा, एक का हाथ जब इधर है यहाँ, तो उसके बगल वाले का हाथ नीचे है, उसके बगल वाले का और नीचे, तो क्या होगा, तुमको हाथों का ऐसा पैटर्न दिखाई दे। और क्योंकि वो हाथ सबके चल रहे हैं, तो क्या है, वो पैटर्न तुमको क्या है, ऐसा मूव करता हुआ दिखाई दे। वो पैटर्न स्टेबल नहीं दिखाई दे, कभी कहीं पे क्रैश बन रहा है, कभी कहीं पर रफ बन रहा है, वो ऐसे 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 एक पैटर्न है जो कि कॉपी होता हुआ दिखता है ना। दिस इज द wave of what, up down displacement of सीट नंबर 1 वाला आदमी जैसा कर रहा है, कुछ देर के बाद सीट नंबर 10 वाला भी, 20 वाला भी वैसा ही करेगा। अब इसमें 2 तरह की स्पीड इन्वॉल्व होती है, एक तो क्या, उसके हाथ के मूव करने की स्पीड, और एक क्या, वो मान लो सीट नंबर 1 से 10 के बीच में कुछ 5 मीटर का गैप, तो वो वेव को यहाँ से 5 मीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, या पर सेकंड कितना आगे ये जा रहा है ना। तो कुछ फैशन वेव होती, फैशन वेव का मतलब क्या है, फैशन वेव क्या होती है जी,
है